बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अरसलान शाजिल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कैथोड रेज आर हाईली नेगेटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जे थॉमसन जो है डिस्कवर्ड दी चार्ज टू मास रेशो। तो बस सिंपल आपने इतना बता देना है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जे थॉमसन ने जो है वो चार्ज टू मास रेशो जो है वो डिफाइन की फाइंड की थी कैथोड रेज की। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कोई सी 5 खसूसियात बयान करें। पहली प्रॉपर्टी है, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये जो लाइंस होती हैं ये ख़त मुस्तकीम के अंदर और जो है वो परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, कैथोड सरफेस जहाँ से निकल रही होती हैं वहाँ से 90 के एंगल पे जो है वो निकलती हैं। उसके बाद दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी पे जाके टकराती हैं उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये जो कैथोड रेज होती हैं, लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द साइड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये शीशे के बिना डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराती हैं तो वहाँ पर रोशनी पैदा होती है। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए तो उसका साया बनाती हैं। दे कैन कास्ट अ द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो इनकी नेचर होती है वो गैस पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो उनकी मर्ज़ी गैस यूज़ कर दो ये जो है वो प्रोड्यूस सेम ही तरह की जो है वो कैथोड रेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन आपको दी गई है P1531 और इसके ऊपर -3 चार्ज है। तो इसमें 4 चीज़ें बतानी है। पहले नंबर पे हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है आयन में और इस आयन का नाम क्या है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन और नेम द नोबल गैस विच हैज़ अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज फास्फोरस आयन। तो प्रोटॉन इसके अंदर 15 है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 15 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसमें 18 है क्योंकि -3 चार्ज है तो 15 + 3 आ जाएगा, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होंगे क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो 31 है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो उसमें से माइनस करेंगे। फार्मूले के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है A = G+N। तो यहाँ से n निकालेंगे तो आ जाएगा A - G। A कितना है? A आपके पास 31 है। G कितना है? वो आपके पास 15 है। माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 16 आ जाएंगे। द नेम ऑफ फॉस्फरस जो आपके पास आयन है वो है फॉस्फाइड आयन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 जो है। और आर्गोन जो होता है हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज फॉस्फाइड आयन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। तो शेल क्या होता है? दीज आर द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। जो शेल होता है ये असल में ऑर्बिट और एनर्जी लेवल हैं जो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एक एटम के अंदर। जबकि जो सब शेल है ये आप कह सकते हैं ईच शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पाथ कॉल्ड सब शेल्स। द शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल। जो शेल होते हैं वो सब शेल में डिवाइड होते हैं, जबकि जो सब शेल्स होते हैं वो आगे फर्दर कंपोज होते हैं ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनको KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं शेल को, जबकि सब शेल जो होते हैं इनको आगे SPDF से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन KLNM शेल ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर जो 17 है, एटॉमिक नंबर से क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है इक्वल होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। 17 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K के अंदर 2 आएंगे, L के अंदर 8 आएंगे और M के अंदर जो है वो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो उसकी कन्फिगरेशन इसके मुताबिक ये होगी। लेकिन अगर इसको सब शेल में भी देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम का 13 होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 13 होंगे। लेकिन चूँकि ये आपके पास एल्युमिनियम आयन है, मतलब कैटायन है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पीछे इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसकी कन्फिगरेशन के मुताबिक K में 2 आएंगे, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये शेल के मुताबिक है। और अगर सब शेल के मुताबिक करें तो 1s2, 2s2 और 2p6 होगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटरमोस्ट शेल हैं वो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी शेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, वो कहते हैं मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2a2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। कितने आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। इन विच सब शेल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम की जो है के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 2। ये शेल के मुताबिक, सब शेल के मुताबिक 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एस सब शेल में। थर्ड शेल जो एम है उसके एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और तीसरा सवाल ये है कि वो क्यों निकालते हैं। तो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है, तो इसकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज की, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन टू लूज करके जो है वो कैटायन डाई पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम 2 निकालता है। व्हाट विल बी द नेचुरल चार्ज ऑन एटम व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में आप कह सकते हैं कि बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम आयन बनता है तो उसके जो है वो आपके पास इसके पास टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक वो निकाल देता है, तो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो 18 हो जाएगा और इसकी फिर कन्फिगरेशन 288 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 यूज्ड। तो इसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट होती है तो आपके पास बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं, साथ में न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे और एनर्जी जो है निकलेगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर यूज़ की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, अ पेशेंट हैज़ अ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। तो एक पेशेंट को गोइटर है तो उसके लिए वो कहता है आइसोटोप्स आयोडीन 131 जो है वो यूज़ किया जाएगा उसके थायराइड ग्लैंड के अंदर गोइटर को तशखीस करने के लिए। वो कहते हैं दीज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ए ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर का पता चलाने के लिए, मतलब रसोलियाँ जो होती हैं, जो कैंसर होगा उसके भी। गिव द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज जो हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि नाल रेज की। पहली प्रॉपर्टी, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। तो ये स्ट्रेट लाइन में लेकिन कैथोड रेज के मुखालिफत में मूव करती हैं। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। तो इनका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसके डिफेक्ट बताने, पहला स्टेबिलिटी ऑफ एटम है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशन की है, इलेक्ट्रॉन को मुसलसल एनर्जी खारिज करना चाहिए और अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करें तो उनके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो कि ऐसा जो है वो नहीं होता। इसका मतलब है ये रदरफोर्ड के अंदर डिफेक्ट थे, तो ये इसका मॉडल फिर रिजेक्ट हो गया था। दूसरा इसमें जो डिफेक्ट है वो है नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं कंटिन्यूसली, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इनका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन हकीकत के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, तो ये दोनों डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के। आखिरी क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द ऑर्बिट इट डज नॉट मिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन डज इट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट के अंदर रहता है, ना तो एनर्जी खारिज करता है ना वो जज़ब करता है। तो कब वो खारिज जज़ब करेगा, वो कहता है इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी टिल दे रिमेन इन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स एमिट energy when it jumps from higher energy level to lower energy level, and electron absorb energy when it jumps from lower energy orbit to higher energy orbit। तो ये आपको एक इक्वेशन दिखाई गई है प्लांक्स इक्वेशन। इसके मुताबिक डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच बी, और यहाँ से जो एच है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। ई वन आपके पास एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट है, जबकि ई टू एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट है, और एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻34 जॉल सेकंड, और जो वी है वो फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ना तो एनर्जी खारिज करता है ना ही वो जो है वो जज़ब करेगा। कब करेगा, जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो फिर एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जब लोअर से हायर में जाना चाहेगा तब वो है जो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तब वो ले लेगा, तब वो एनर्जी को लेके जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिए। और नेक्स्ट ये है कि फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।